जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। हम फाउंडेशंस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स के बाद हमने कुछ डाटा टाइप्स देखी कि इंट, फ्लोट और करैक्टर नाम की डाटा टाइप्स होती हैं। आज हम मज़ीद उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है जी वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। अब ये क्या चीज़ है? सबसे पहले देखें, आपकी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, जिसे हम टेम्परेरी कह लें या सेकेंडरी कह लें, रैम कह लें या हार्ड डिस्क कह लें, कैशे कह लें, कुछ भी, उस मेमोरी के अंदर सेल्स बने होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेल्स बने होते हैं जिसके अंदर आपका डाटा जाकर स्टोर होता है और उन सेल्स का कोई ना कोई एड्रेस होता है और कोई ना कोई नाम होता है। लाइक ये आपके सामने मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है, ये मेमोरी सेल की, कि इस तरह से मेमोरी के अंदर सेल्स बने होते हैं और उनके अंदर ये देखें डाटा पड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कंटेंट है। उसके बाद ये इसके लेफ्ट राइट साइड पे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। हर मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई नाम है। जैसे, अच्छा, अब ये लेफ्ट साइड पे क्या आ रहे हैं, ये एड्रेस आ रहे हैं किसके, इस सेल का। ठीक है, ये एड्रेस इस तरह के नहीं होते, ये मैंने जनरली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है। हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस लिखे होते हैं, मतलब क्योंकि मेमोरी लोकेशन बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, 8 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, तो उस तरह इसके एड्रेसेस इस तरह से नहीं होते। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है और उस सेल्स की कोई ना कोई जो है वो नाम रखा हुआ है। जैसे इस सेल का नाम है सम, इस सेल का ए, इस सेल का एक्स, इस सेल का मार्क्स और इस सेल का ABC। ये क्या बता रहे हैं? ये जस्ट लाइक एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, आइडेंटिफायर है जो बता रहे हैं कि 107 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सम से। 12 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए से। 125 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स से। और ये इन सब के अंदर, मतलब इस वेरिएबल के अंदर अगर मैं बात करूँ क्या स्टोर होता है, तो वेरिएबल के अंदर आपके रिजल्ट स्टोर होते हैं, वेरिएबल के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। लाइक मैथ में हम अक्सर करते हैं एक्स इज इक्वल टू 10, तो क्या हमने किया, ये 10 किस में स्टोर कराया हमने, एक्स में। हम करते हैं जी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का आंसर किसके अंदर जाके स्टोर होता है, सम के अंदर। जस्ट लाइक वेरिएबल भी यही चीज़। ठीक है, और वेरिएबल की जो मेमोरी है वो टेम्परेरी होती है। कैसे? कि जब भी एक कंपाइलर रन करते हैं, तो कंपाइलर रन करने पे जो वेरिएबल मेमोरी स्पेस लेता है जाके, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में लेता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी करंटली वर्क कर रहे होते हैं वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर लोड हुआ होता है। मेन मेमोरी लाइक टेम्परेरी मेमोरी लाइक रैम। इसलिए जो कंपाइलर रन करते हैं वो करंटली वर्किंग के ऊपर जितनी भी स्पेस लेता है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी की स्पेस लेता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएबल में 3 चीज़ें होती हैं, उसका नाम, कंटेंट और एड्रेस। अगर मैं देखूँ ये 10, ये सेल को, तो इसके अंदर 107 कंटेंट है, सम उसका नेम है और 100 इसका एड्रेस है। मतलब ये सारे एड्रेसेस हैं, ये अंदर सारे कंटेंट हैं और ये सारा क्या है, उसके नाम। अच्छा जी, अब वेरिएबल के बाद आता है, वेरिएबल की दो चीज़ें होती है, एक को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हमने अगर कोई वेरिएबल लिख दिया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा ये वेरिएबल किस टाइप का है, इस वेरिएबल का नाम क्या है? तो डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, हम वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप बताते हैं। ये प्रोसेस होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। मतलब हमने डाटा टाइप पढ़ी है, इंट, फ्लोट, करैक्टर। तो ये डाटा टाइप बताना, हमने बताया था कि डाटा टाइप बताता है कि इसके अंदर डाटा किस टाइप का है। ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है, वेरिएबल। अब अगर मैं लिखता हूँ सपोज इंट सम, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल में लिखा है, इसका सिंटैक्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं और डाटा टाइप के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं और ये बीच में स्पेस देते हैं। ठीक है, जहाँ स्पेस नहीं आती है ऐसे है। अच्छा, अब देखें आपके सामने है कि इंट सम का मतलब क्या है, इंट सम। सम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर हमेशा कौन सी वैल्यू आगे स्टोर होगी,
इंट टाइप की, इंटीजर टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। इसमें आप फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। अगर मैं फ्लोट स्टोर कराऊंगा तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जितनी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। लिहाजा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल का नाम बताना और उसकी डाटा टाइप बताना, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। और हर वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। जब तक हम मेमोरी में उसको स्पेस नहीं देंगे, जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नीचे हमने वेरिएबल यूज़ करना है, कोई भी उसकी इनपुट लेनी है, उसमें वैल्यू स्टोर करानी है, उसमें कोई रिजल्ट स्टोर कराना है, उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर लाजमी करवाना है। समझ आ गई आपको इस बात? ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल डिक्लेयर करवाना इसलिए भी ज़रूरी होता है, हमने पढ़ा था कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट 4 बाइट लेता है। ठीक है, इसी तरह फ्लोट भी 4 बाइट, करैक्टर 1 बाइट ले रहा होता है। तो डाटा टाइप बताने से पता चल जाता है कि ये जो वेरिएबल सम है, ये मेमोरी में जाके कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैं इंट सम करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ये मेमोरी में जाके 4 बाइट इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, 4 बाइट मेमोरी इस सम के लिए रिजर्व हो गई है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इसलिए भी ज़रूरी होती है, एक तो कि बताने के लिए कि डाटा किस टाइप का आएगा इस वेरिएबल में, और दूसरा ये वेरिएबल मेमोरी में जाके स्पेस कितनी लेगा। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? ठीक है, 3 चीज़ें आपने डिक्लेरेशन की याद रखनी है। डिक्लेरेशन बताता है कि इसकी टाइप, कौन सा डाटा स्टोर होगा, वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल जब भी आपने यूज़ करना है कोई भी, उससे पहले उसको डिक्लेयर लाजमी करना है। और ये वेरिएबल मेमोरी को जाके बताता है कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा। अब उसके बाद आ जाता है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, और सॉरी इनिशियलाइजेशन। देखें, मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप कोई डाटा मेमोरी में स्टोर करवाते हो ना, डाटा डिलीट भी हो रहा है, डाटा कॉपी पेस्ट हो रहा है, आप डुप्लीकेशन भी कर रहे हो, फिर बहुत से वेरिएबल भी डिक्लेयर करा रहे होते हो सकता है कोई गार्बेज वैल्यू मेमोरी में पड़ी रहे, रैंडम वैल्यू जिसे कहते हैं, कोई भी जिसकी कोई इस्तेमाल ही नहीं। हो सकता है जब आप ये वेरिएबल डिक्लेयर कराओ तो कोई ऐसी चीज़ हो, जब ये वेरिएबल जहाँ जाके स्टोर हो वहाँ कोई पहले से गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, आप उस वेरिएबल को यूज़ करो, वो आपका आंसर ख़राब कर दे। तो क्या होता है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको कोई ना कोई वैल्यू लाजमी दे देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, लेकिन हम अपना डाटा बचाने के लिए, अब देखे देखें, ये मैंने एक यहाँ डिक्लेरेशन इनिशलाइज किया हुआ है, इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंट सम क्या, डिक्लेरेशन इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन। मैंने क्या किया, डिक्लेयर करने पे मैंने सम को वैल्यू दे दिया 0। अब एरिया है, मुझे सपोज एरिया पहले से ही पता है, लाइक पाई है, पाई की वैल्यू मुझे पहले से पता है, पाई की वैल्यू पॉइंट में होती है, मैं लिखूंगा फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो मैंने जब डिक्लेयर करा था मैंने उसको उसकी वैल्यू उसी टाइम दे दी। अब आगे जाके मैं इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये गार्बेज वैल्यू को ओवरप्लेस कर देगा। लिहाजा इनिशियलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए, हमारा हमेशा जो है वो रिजल्ट प्रॉपर आए, ठीक आए। ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बिना कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। जिस तरह हमने आइडेंटिफायर के कुछ रूल पढ़े थे कि जो वेरिएबल का पहला करैक्टर है वो लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, जैसे आइडेंटिफायर का था। फिर वेरिएबल भी जो है वो 31 करैक्टर्स तक कंपाइलर जो है सपोर्ट करता है, उसके बाद नहीं करता। अगर आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज इंट सम, आगे जाके आप उसे फ्लोट सम नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक ही डाटा टाइप के साथ उसे डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद इसमें ब्लैंक स्पेसेस नहीं अलाउड। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ एक ब्लैंक स्पेस थी, मैंने उसको ख़त्म करके ये लिखा है, ये भी इसीलिए बताने के लिए लिखा है कि वेरिएबल के अंदर ब्लैंक स्पेसेस नहीं अलाउड। ब्लैंक स्पेसेस का कोई मतलब नहीं होता, कंपाइलर उसे रीड नहीं करता। फिर आप अपर केस में भी लिख सकते हो, ये सारा लोअर केस में भी लिख सकते हो, लेकिन जिस केस में आपने लिखना है आगे जाके वही केस में यूज़ करना है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारे पास। और जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो इस तरह यूज़ नहीं हो सकते। ये सेम आइडेंटिफायर के रूल्स हैं, ये कुछ एडिशन सी रूल्स के अंदर जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं जी कांस्टेंट की तरफ। जिस तरह वेरिएबल होते हैं उसी तरह कांस्टेंट होते हैं। लाइक आप मैथ पढ़ रहे होते हो, तो अगर आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो उसमें कांस्टेंट्स भी होते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती है, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है,
लाइक ये देखें, इन सैलरी इज इक्वल टू 3542। तो ये मेरे पास ये जो चीज़ है, ये 3542, ये क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और ये एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल की चार टाइप्स होती हैं: इंटीजर, कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, करैक्टर और स्ट्रिंग। अगर आप थोड़ा सा डाटा टाइप की तरफ जाएं तो इंटीजर कांस्टेंट जो होता है, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, प्लस माइनस के साथ आती है, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन सा होता है, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू, अब ये जो लिखी है ये इंटीजर कांस्टेंट है, अगर इसी में मैं पॉइंट डाल दूं तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाएगा। उसके बाद एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट से मुराद इसमें सिंगल अल्फाबेट है सिर्फ। ठीक है, लाइक मैं ये देखें, ये मैंने एक नीचे ये किया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए। ये क्या है, एक सिंगल करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इस तरह से कांस्टेंट भी होते हैं। एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, आप पूरी पूरी लाइन लिखते हो। वो जैसे आपका नाम है, नाम के अंदर स्पेस भी आ रही है, क्योंकि हमने कहा वेरिएबल स्पेस नहीं लेता। तो अब कुछ तो ऐसा करना है ना, क्योंकि जब हम एड्रेस लिखते हैं उसमें भी स्पेसेस आती हैं, नाम पूरा लिखते हैं उसमें भी स्पेसेस आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है। ठीक है, तो ये कुछ कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर। कुछ सिंबॉलिक कांस्टेंट्स भी होते हैं, उनका जिक्र हम नहीं करेंगे। ये लिटरल कांस्टेंट्स है सारे, इनका ही हम जिक्र करेंगे। तो आप सिंपल बस आपने ये ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूँ इंट मार्क्स इज इक्वल टू 52। तो अब ये मैंने क्या किया, मैंने कहा मार्क्स एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उसमें वैल्यू क्या है, 52। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक ये मेरे पास ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ। अब मैं आपको एक और पेज में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि जब आप लिखते हैं ना ये सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो देखिए इसमें दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं और किसी में जाकर स्टोर हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है इंट ए इज इक्वल टू 10, और नीचे मैं कहता हूँ ए प्लस 20। तो ए की वैल्यू क्या थी, 10, नीचे मैंने किया ए प्लस 20, तो क्या होगी, 30। तो ये ए प्लस 20 क्या है, एक्सप्रेशन। आपने याद रखना है, एक हमारे पास चीज़ होती है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के इर्द गिर्द हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो प्लस के लेफ्ट पे भी कोई वेरिएबल है और राइट पे भी वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे जितने भी वेरिएबल्स लिखे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड, और उन्हें हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स किस लिए होते हैं हमारे पास, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा पे हमारे पास ऑपरेटर यूज होते हैं। जैसे मैथ के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। अब दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक होते हैं यूनिटरी ऑपरेटर और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड हो वो यूनिटरी ऑपरेटर होता है, और ऐसा ऑपरेटर जिनके साथ दो ऑपरेंड हो वो बाइनरी ऑपरेटर होता है। सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। प्लस प्लस माइनस माइनस से रिप्रेजेंट होता है। ये प्लस प्लस मीन इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मीन डिक्रीमेंट। अब ये करता क्या है, ये वैल्यू एक प्लस करता है। मैं कहता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 5, और फिर मैं लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू में एक प्लस कर देगा। मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 20, और मैं कहता हूँ ए माइनस माइनस, तो ये क्या कर देगा, ए में से एक वैल्यू माइनस कर देगा। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है, एक वैल्यू प्लस और डिक्रीमेंट एक वैल्यू माइनस। और इसके साथ हमेशा एक ऑपरेंड यूज होगा, कभी भी दो ऑपरेंड यूज नहीं हो। आप इस तरह नहीं कर सकते ए प्लस प्लस बी, ये एरर दे देगा। ठीक है, लिहाजा यूनिटरी ऑपरेटर के साथ हमेशा एक ऑपरेंड आता है। बाइनरी ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड है, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखें कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और एक और हमारे पास होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। ठीक है जी, प्लस में देखें अगर आप ए प्लस बी, माइनस में देखें ए माइनस बी, मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए मॉडुलस बी। तो देखें इसमें हमेशा दो ऑपरेंड आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इनका काम आपको पता ही है, मॉडुलस क्या करता है, जो रिमाइंडर बचता है वो आपको देता है। अब बात आती है जी असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है,
आपके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। ठीक है, लाइक मैं इधर लिखता हूं a इज इक्वल टू 10। अब इसने क्या किया है, इसने असाइनमेंट ऑपरेटर ने 10 वैल्यू को a में स्टोर करवाया है। ठीक है, मैथ के अंदर आप कहते हो a इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, a की वैल्यू 10 के इक्वल है। या आप एक और चीज कहते हो a इज इक्वल टू a, इसका मतलब मैथ में आप क्या कहते हो कि दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा नहीं, सी प्लस प्लस में कहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि राइट साइड पे जो भी चीज है उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन करा। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, मैथ क्या कहता है, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। लेकिन ऐसे सी प्लस प्लस के अंदर नहीं है, सी प्लस प्लस कहता है कि जो बी की वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर करवा दो, 10 जो है वो ए के अंदर स्टोर करवा दो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास हमेशा इसलिए यूज होता है। असाइनमेंट, अगर मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या करेगा, ए और बी को प्लस करेगा, प्लस कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो जाके सी में स्टोर करवा देगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखना हमेशा आपने कि वो वैल्यू जो है वो स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और हमेशा राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में स्टोर होगी, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में कभी भी स्टोर नहीं होगी। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा हमेशा, और राइट साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये क्या होगा, b प्लस सी प्लस होके a में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू a, तो वो एरर देते हैं, क्योंकि हमने कहा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में स्टोर करनी है। तो राइट साइड पे इस टाइम a पड़ा है, लेफ्ट साइड पे b प्लस सी है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं b में स्टोर कराऊं या c में स्टोर कराऊं, या b प्लस सी को जमा करके किस में वैल्यू स्टोर कराऊं, क्योंकि असाइनमेंट का काम ही वैल्यू स्टोर कराना है। ठीक है, लिहाजा इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आता है जी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ चलें स्टेटमेंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एक है जी इंट ए इज इक्वल टू 10, फिर है जी बी इंट बी इज इक्वल टू 10, फिर है एक इंट सी इज इक्वल टू 10। अब आप देखें तीनों को वैल्यू क्या जा रही है, 10 10 10। ठीक है, अब मेरी 3 लाइनें ज़ाया हो गई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू 10। अब ये क्या करेगा, ये 10 वैल्यू जो सबसे पहले सी में स्टोर होगी, सी की वैल्यू बी में स्टोर होगी और बी की वैल्यू ए में स्टोर होगी। तो ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। अगर हमारे पास ए वेरिएबल हैं और उनको सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो हम इस तरह से उनको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास और ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या चीज़ है, देखिए सपोज मेरे पास एक ये है इंट a इज इक्वल टू a प्लस 10, फ्लोट सम इज इक्वल टू सम प्लस माइनस कर लें 23.4। ठीक है, अब देखें आप कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाद वाला ऑपरेटर ऑपरेंड भी सेम है और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वो भी सेम है। इसी तरह असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट साइड पे जो वेरिएबल वो भी सेम है और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल वो भी सेम है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, a प्लस इक्वल टू 10, तो जो ये मेरे पास ऑपरेटर आया है इसको मैं कहता हूँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जब असाइनमेंट के लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास वेरिएबल सेम हो, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। लाइक अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा सम माइनस इक्वल 23.4। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर यूज होगा ये कौन सा होगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। एक हमारे पास कौन सा बताया मैंने आपको, यूनियनरी ऑपरेटर बताया, में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर बाइनरी ऑपरेटर बताया आपको। फिर उसमें बाइनरी ऑपरेटर में मैंने बताया दो ऑपरेंड होते हैं, यूनिटी में एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको असाइनमेंट अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने याद रखना है, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में स्टोर कराता है। जो राइट साइड पर होता है उसको हम आर वैल्यू कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पर होता है उसको एल वैल्यू कहते हैं। फिर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में बताया कि अगर मल्टीपल वैल्यूज से वेरिएबल्स को देनी हो, वैल्यू सेम हो, तो हम उस तरह से करा सकते हैं। उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने बात की क्या होता है कि जब हमारे पास लेफ्ट असाइनमेंट के लेफ्ट और राइट पे वेरिएबल सेम आ रहा हो तो हम उसको इस तरह से कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगले लेक्चर में हम अपना देखेंगे ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर मजीद इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा एक हटके कॉन्सेप्ट है आप। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी बताऊंगा कि जब एक एक्सप्रेशन के अंदर सारे ऑपरेटर्स आ जाएं, लाइक इंट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं जब ब्रैकेट्स आ जाएं। जिस तरह मैथ के अंदर बोर्ड मैथ्स रूल होता है कि अगर इसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ ना कुछ होता होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के नाम से चीज़ होती है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो हम इंशाल्लाह अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।